हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पीछे कर लीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहां पर आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट के डेली बेसिस पर टॉपिक्स मैं आप लोग को कहां पर प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए गाइस, अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से टेस्ट को शुरू कर लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। राइट टू प्रॉपर्टी क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत डिलीट कर दी गई थी? आर्टिकल 19 क्या सिर्फ स्टेट एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराती? और स्टेट जो है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगा सकती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए जल्दी से फटाफट। द करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली, क्योंकि 2 और 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। राइट, क्योंकि आप जानते हैं इसकी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था, ना कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पहला गलत था, इसलिए करेक्ट आंसर गलत होगा। दूसरे की बात करें गाइस, तो आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ स्टेट के एक्शन के तहत प्रोटेक्शन जो है वो देती है। जैसे कि अगर किसी पब्लिक प्लेस में अगर आप एंटर हो रहे हो और आपको वहां पे अथॉरिटीज एंटर होने से रोकती हैं, तो फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो क्या हुआ, अथॉरिटीज यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज या पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक एक्शन जो स्टेट एक्शन जो होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट नहीं मिलती। जैसे कि अगर किसी का एक लॉन है या फिर मान के चलो किसी का एक फार्म हाउस है या कोई एक जगह है उसकी प्राइवेट प्लेस है, उसके द्वारा खरीदी गई, अब उसमें अगर आप एंटर हो रहे हो और वो आपको अगर रोक दे एंटर होने से, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये बोल सकते हो कि इसने मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया। राइट, समझ रहे हो बातों को? तो इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि सिर्फ स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ही आर्टिकल 19 जो है उसको उसके तहत जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है। प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। तो ये चीज क्लियरिटी होनी चाहिए। ये बकायदा लक्ष्मीकांत में एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है। दूसरे की बात करें तो आप इवन जैसे कि अगर बात करें, आपको राइट टू मूव फ्रीली हर जगह आपके लिए अवेलेबल है, बट हम लोग जो है वो कहीं पर भी रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस पर नहीं जा सकते। राइट, कुछ प्रोटेक्टेड प्लेस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस होते हैं, बिना वहां पे परमिशन के एंटर नहीं किया जा सकता। राइट, तो इसमें हम लोग को कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो स्टेट जो होती है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंपोज कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो 2 और 3 होगा, बट क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली। राइट, अब देखिए किस एज के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है? अप टू 14, अप टू 18, अप टू 6 या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि 6 साल से 14 साल के बच्चों की यहां पर बात की गई है, अप टू की तो बात ही नहीं की गई है। ठीक है, इस प्रकार से तो एज ग्रुप हम लोग को देखने को मिली है इस प्रकार की, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को स्टेट की अब जिम्मेदारी है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को प्रोवाइड कराए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पब्लिक मॉरल्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नैतिकता के हित में जो स्टेट जो है, राज्य जो है वो क्या कर सकती है? प्रोस्टिट्यूट्स के मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक सकती है कि प्रोस्टिट्यूट जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम कोई भी इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके पास राइट है टू मूव फ्रीली, कभी कहीं पर भी आप किसी भी जगह पर फ्रीली मूव कर सकते हो। बट यहां पर कहा गया है कि पब्लिक मॉरल्स को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है प्रोस्टिट्यूट्स के मूवमेंट को? क्या ये पॉसिबल है? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ एरियाज प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बैन रहेंगे, वहां पर प्रोस्टिट्यूट्स को जाना अलाउड नहीं है। जैसे कि नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया वो जा सकते हैं, बट वहां पर प्रोस्टिट्यूट नहीं जा सकती। तो ऐसा है क्या कुछ? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बोथ। ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। एज इट इज लक्ष्मीकांत में आपको ये वाली चीज जो है वो मिल जाएगी। तो ये प्रोस्टिट्यूट्स या फिर कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं या फिर सरकार जो होती है, जैसे कि पब्लिक मॉरल्स हो गया, नेशनल इंटरेस्ट हो गया, उसको भी ध्यान में रखते हुए काफी सारे लोगों के मूवमेंट को, पर्टिकुलर लोगों के मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स। राइट, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो दोनों ही बिल्कुल इसके करेक्ट हैं। राइट टू स्ट्राइक क्या ये फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू मूव फ्रीली क्या ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है? जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट। 1 और 2 में से कौन सा करेक्ट होगा? गाइस, ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। आप जानते हो कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट हम लोग को देखने को मिलती है। और राइट टू मूव फ्रीली, अभी पीछे ही हमने बात करी थी कि कोई भी इंडिविजुअल हर जगह जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, इसलिए ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। समझ रहे हो? तो ये इसका दोनों ही जो है वो बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर है।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कई बार हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए गाइस, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, एमआरटीपी एक्ट 1969, इसको हटा दिया गया था, फिर हटाकर कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया, और ये राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर हम लोग को देखने को मिला। क्या ये है, क्या इसका सही, ये स्टेटमेंट क्या सही है? दूसरे की बात करें तो ये जो कानून है कंपटीशन एक्ट 2002, क्या ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रोहिबिट करता है? और जैसे कि अगर कोई एक मार्केट है, उसमें अगर कोई एक एंटरप्राइज है, मान के चलो एक दुकान है, तो उसने मोनोपोली अपनी जमा के रखी है, उसने सबको जो है वो बोल के रखा है उस मार्केट के अंदर कि आपके पास अगर कोई भी, जैसे कि ये कपड़े की दुकान है और यहाँ पर छोटे व्यापारी हैं, वो उनकी भी कपड़ों की दुकान है, तो इसने बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी शर्ट्स नहीं बेचेगा, इस पूरे मार्केट में शर्ट सिर्फ यही बेचेंगे। तो इसने क्या किया, शर्ट्स के ऊपर अपनी मोनोपोली जमा दी। तो क्या ये कानून इस प्रकार की हरकतों को रोकता है? नेक्स्ट की अगर बात करें, क्या ये कानून जो है ये मोनोपोली यानी कि वही सेम मोनोपोली की प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं? क्या ये दोनों सेक्टर के लिए है या फिर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए है? तो जिसको इसके बारे में क्लियरिटी होगी बिल्कुल डिटेल में, तो उसको पता होगा इसका आंसर। और ये टॉपिक तो बाकायदा करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया हुआ है, राइट। इसके अलावा बात करें, गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, क्या? जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3 ओनली। 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चौथा जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। और एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये मोनोपोली वाली जो कंडीशन होती है, ये सरकार के पास हो सकती है, राइट, कि सरकार वेरियस चीजों में अपनी मोनोपोली जो है वो लगा सकती है, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार की मोनोपोली नहीं है। क्योंकि आपको पता है गाइस कि हमारी कंट्री जो है वो नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जैसे सरकार चाहती है वैसे वही चीज वहां के लोग देख पाते हैं। सेम गोज विद चाइना ऑल्सो। चाइना के अंदर भी जैसे कि वहां पर आपको पता है वो इंटरनेट में काफी कुछ चीजें वहां पर बैंड है, राइट। जैसे कि यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब भी वहां पर बैंड है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कम एरियाज पर ये ओपन है। तो ऐसे ही हमारी सरकार जो है वो इस प्रकार की मोनोपोली नहीं लगाती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बट हाँ कुछ कुछ दूसरे हैं प्रोडक्ट्स जिसमें सरकार की मोनोपोली हम लोग को देखने को मिलती है। तो 1, 2 एंड 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये आर्टिकल 20 से रिलेटेड है। जिसने आर्टिकल 20 पढ़ा होगा उसको इसका आंसर मिल गया होगा। तो आर्टिकल 20 के अंदर क्या, एक कोई इंडिविजुअल है जो कि जिसको पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा, कोई एक आरोपी है, तो क्या कहा जा रहा है कि उसको खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए, यानी कि वो अपना खुद के खिलाफ जो है वो विटनेस नहीं होगा, तो उसके लिए क्या इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। यानी कि एक आरोपी है, उसको कहा गया है कि अब तुमने जो क्राइम किया है वो तुम कबूल करो और तुम अपने आप में ही जो है वो गवाह बन जाओ कि हाँ यार मैंने क्राइम किया है और मैं अपने आप का ही गवाह हूं, कि मैं खुद ही अपने आप का विटनेस हूं कि मैंने क्राइम किया हुआ है। तो क्या ऐसा है, क्या ऐसी कुछ चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है क्या क्रिमिनल्स के लिए, की ऐसी चीज ना हो इसके लिए क्या प्रोटेक्शन दी जाती है। दूसरे की बात करें तो ये प्रोटेक्शन जो है क्या ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, क्रिमिनल केसेस के अंदर देखने को मिलती है, सिविल केसेस में नहीं देखने को मिलती, या फिर दोनों में देखने को मिलती है? जिसको पता होगा इसका आंसर तो वो मिल चुका होगा उनको, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर। तो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बोथ। ये जो हम लोग को प्रोटेक्शन देखने को मिलती है ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है, सिविल केसेस के अंदर ये प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है, ठीक है। ये बाकायदा एज इट इज पूरा मैंने क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी था, रेफर कीजिए लक्ष्मीकांत को, एज इट इज लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आपको अक्सर सिविल सर्विसेज में घुमा फिरा के देखने को मिले। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा और कल का भी टाइम आपको मिला था पूरा पढ़ने के लिए, कल मैं टॉपिक आपको नहीं दे पाया, टेस्ट नहीं दे पाया। आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आता है? राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट टू अपॉर्चुनिटी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही जो है वो इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। और यह लिखा हुआ है बाकायदा हर एक चीज के आर्टिकल जो ये है 21, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें और इंटरप्रेट की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को जो है वो पावर दे सकती है कि डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट किसी भी प्रकार के इशू करने की। तो पार्लियामेंट क्या कोई भी एक नया कोड बनाकर उसको आदेश दे सकती है डायरेक्शन ऑर्डर या फिर रिट जो है वो इशू करने की। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो राइट टू मूव जो है एक फंडामेंटल राइट, उसको क्या सस्पेंड कर सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ इज करेक्ट, दोनों ही बिल्कुल इसके करेक्ट हैं। और जो हमारी पार्लियामेंट है गाइस, ये
एक कोर्ट को, किसी भी दूसरे कोर्ट को जो है वो पावर दे सकती है कि वो जो है वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं। दूसरी बात करें, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है गाइस, ये इमरजेंसी के समय पे ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूव, इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ही होगा। अब आप बताइए कि आर्टिकल 32 जो है वो किन पर्टिकुलर राइट्स के वायलेशन के ऊपर गारंटी देता है? फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, या फिर फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए गारंटी देता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, ये फंडामेंटल राइट। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक बार सिविल सर्विसेज ने पहले भी पूछा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स जो है गाइस, ये किन किन को बनाकर बनता है? तो जिनने फंडामेंटल राइट्स के क्रिटिसिज्म पढ़े होंगे तो उनको इसका आंसर मिल गया होगा। बताइए जल्दी से। तो फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो 2 और 3 जो है वो गलत है, पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और यही इसका एक क्रिटिसिज्म हम लोग को फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया गाइस 10 क्वेश्चन। 10 में से आपने कितना स्कोर किया है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। और कल फिर से फंडामेंटल राइट्स की अच्छे से तैयारी करके आइएगा। उसमें और भी कुछ एरिया है, कल लास्ट आपका टेस्ट होगा फंडामेंटल राइट्स का। और ये मान के चलिए, ये अभी तक हम लोग ने जो 4 फंडामेंटल राइट्स के पूरे टेस्ट कवर किए हैं, इसमें पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को A to Z उसके हर एक डायमेंशन में मैंने आप लोग को कवर करा के दिया हुआ है। ठीक है, अब जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी प्रीवियस टेस्ट वगैरह से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि काफी कुछ ऐसे एरियाज को मैं टच करता हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें ये पूरा का पूरा ही इसके डायमेंशन जो है वो उसको हम लोग को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कल भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट होगा, फिर फर्दर हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज, अब आपको अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 100 डेज का हमारा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है यूपीएससी 2020 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर पर कांटेक्ट करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।